नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी विद बीके। मोहम्मद अली जिन्ना इतिहास के एक ऐसे किरदार हैं जिन पर जारी बहसें चर्चाएं कभी खत्म नहीं होती और शायद होंगी भी नहीं। भारत में जिन्ना को राष्ट्र का बंटवारा करने वाले शख्स के रूप में देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में उन्हें देश के संस्थापक का दर्जा हासिल है। लेकिन जिन्ना को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी हम भारत पाकिस्तान के संबंधों, भारत के विभाजन, भारतीय उपमहाद्वीप की दशा और दिशा के कई अनसुलझे सवालों का जवाब तलाश सकेंगे। हम सहमत हों या असहमत, जिन्ना सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भूगोल को बदलने में भी कामयाब रहे। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब पर चर्चा करना चाहूंगी जिसको पढ़े बिना जिन्ना को समझना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। एक ऐसी किताब जिसने जिन्ना को समझने के लिए अब तक सभी मान्य सिद्धांतों को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि काफी हद तक खारिज कर दिया। मैं बात कर रही हूं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की किताब जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री की। हिंदी में इसे जिन्ना, उनकी सफलताएं, विफलताएं और इतिहास में भूमिका नाम से सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। आलोक वाजपेयी और अलका वाजपेयी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया है। लेकिन इस किताब पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों ये किताब जिन्ना को समझने के लिए एक गेम चेंजर है और कैसे इस किताब ने इस विषय पर लिखे पुराने नैरेटिव पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जिन्ना को लेकर जो काम अब तक हुआ उसमें से ज्यादातर की बुनियाद 80 के दशक में प्रकाशित पाकिस्तानी अमेरिकन हिस्टोरियन आयशा जलाल की किताब द सोल स्पोक्समैन रही है। जलाल की थ्योरी थी कि जिन्ना एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान नहीं चाहते थे, बल्कि वे पाकिस्तान के नारे का इस्तेमाल कर मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक कानूनी और राजनीतिक सुरक्षा चाहते थे। उनका दावा है कि जिन्ना पाकिस्तान की मांग को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत में मुसलमानों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। जलाल का कहना है कि उनका तर्क ढीली ढाले फेडरल सिस्टम में मुसलमानों के लिए अधिक ऑटोनॉमी और पावर हासिल करना था, न कि पूर्ण रूप से एक अलग देश बनाना। वे विभाजन के लिए कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं और ब्रिटिश नीतियों को जिम्मेदार ठहराती हैं। जलाल की इस दलील का भारत के बुद्धिजीवियों पर गहरा असर हुआ। उनके लॉजिक को राइट विंग से लेकर लेफ्ट लिबरल तबके ने भी हाथों हाथ लिया। दरअसल राइट विंग के इतिहासकार और बुद्धिजीवी तो ये बात कहते ही आ रहे थे कि भारत का विभाजन गांधी नेहरू ने कराया है, इसलिए उन्हें जलाल की थीसिस को स्वीकारने में कोई झिझक नहीं हुई। वहीं लेफ्ट लिबरल सेकुलर तबके के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भी गांधी नेहरू की आलोचना में पीछे नहीं रहे। उनकी थ्योरी में बंटवारे की जिम्मेदारी कई लोगों पर डाली जाने की प्रवृत्ति देखी गई। शायद यही वजह है कि उन्होंने भी जलाल के लॉजिक को सही मान लिया। ये ठीक है कि विभाजन एक ऐसा मुद्दा है जिसका कोई एक कारण तय करना नामुमकिन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तथ्यों के साथ भी खिलवाड़ करें या चुनिंदा तथ्य लोगों के सामने पेश करें ताकि एक खास नैरेटिव को तैयार किया जा सके। अब किताब पर लौटते हैं। इश्तियाक अहमद की किताब जिन्ना के जीवन, उनकी राजनीति और वैचारिक यात्रा और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में उनकी भूमिका का गहन विश्लेषण करती है। जिन्ना के जीवन और कार्यों को सामने लाने में लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों का भंडार लगा दिया है। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने जिन्ना के भाषणों, वक्तव्यों को जगह जगह कोट किया है, खासकर 1940 के बाद जब जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया
उस दौरान के उनके भाषण और बयान कई पाठकों के लिए बिल्कुल नई जानकारी होंगी, क्योंकि जिन्ना पर आधारित ज्यादातर किताबों में इनका अभाव देखने को मिला है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना के भाषणों, संदेशों और वक्तव्यों पर एक पूरा चैप्टर दिया गया है। इस किताब को पढ़ने से पहले मेरा ऐसा ख्याल था कि शायद जिन्ना की आलोचना या उन्हें खारिज करने के लिए किताब लिखी गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ये पुस्तक जिन्ना के जीवन का एक निष्पक्ष आंकलन है। इतिहास में उन्हें जितना श्रेय मिलना चाहिए उसका यह किताब समर्थन करती है, लेकिन उनका महिमा मंडन नहीं करती। किताब सीधे सीधे जिन्ना को खलनायक के तौर पर भी नहीं पेश करती, बल्कि उन्हें जटिल चरित्र के रूप में देखती है, जिसकी जीवन यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरी। अपने जीवन के किस हिस्से में उन्होंने कौन सी राजनीतिक विचारधारा को चुना, ये पूरी प्रामाणिकता से हमें जानने को मिलता है। पुस्तक का पहला चैप्टर इतिहास में जिन्ना की भूमिका विश्लेषण की एक पद्धति शायद इस किताब का सबसे दार्शनिक अध्याय है। इसमें इश्तियाक अहमद पूरी पुस्तक का खाका पेश करते हैं। वे उन अलग अलग विश्लेषण पद्धतियों का जिक्र करते हैं जिनके जरिए किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम या चरित्र को समझा जा सकता है। एक शख्स इतिहास में अपना प्रभाव कैसे छोड़ता है, आखिर वे कौन से कारक होते हैं जो किसी को तारीख में अहमियत दिलाते हैं। इश्तियाक अहमद जिन्ना के राजनीतिक जीवन के 4 पड़ाव गिनाते हैं। पहला एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में, फिर एक मुस्लिम समुदायवादी के रूप में, अगला एक मुस्लिम राष्ट्रवादी के रूप में, अंत में पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में। ये किताब जितना हमें जिन्ना के बारे में बताती है, उतना ही उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिशीलता को भी व्यक्त करती है। पुस्तक गांधी, नेहरू और कांग्रेस के ऊपर भी प्रकाश डालती है। भारत विभाजन में कांग्रेस की भूमिका का विश्लेषण करती है। ऐसा करते वक्त इश्तियाक अहमद पूरी निष्पक्षता बरतते हुए नजर आते हैं। वे कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं की गलतियों को बताने से पीछे नहीं हटते। उनके तर्कों और व्याख्याओं से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन वे अपनी बात पूरी मजबूत तथ्यों के आधार पर रखते हैं। लेखक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस की भारी भूल मानते हैं, जिसका जिन्ना ने अपने फायदे के लिए भरपूर प्रयोग किया। एक पूरा चैप्टर इसी मुद्दे को संबोधित है। लेखक का तर्क है कांग्रेस की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी। इश्तियाक अहमद भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी की अवास्तविक उड़ानों में से एक मानते हैं, क्योंकि इसी दौरान जिन्ना को अपना एजेंडा बढ़ाने का मौका मिल गया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया। वहीं मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सेना के लिए भर्ती अभियान शुरू कर दिया। हालांकि उसने मांग की कि युद्ध के बाद मुस्लिम आकांक्षाओं को उचित मान्यता दी जाए। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वीकार किया कि जिन्ना की मदद की पेशकश भारत पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। जिन्ना के साथ कुछ सवाल हमेशा के लिए जुड़ गए, जैसे क्या वो सच में पाकिस्तान चाहते थे या नहीं, या वो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, क्या वो इस्लामिक पाकिस्तान चाहते थे। इतिहासकारों ने उनका अपनी अपनी तरह से जवाब दिया है, लेकिन इश्तियाक अहमद शायद सबसे सटीक जवाबों के साथ सामने आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर वह जिन्ना के भाषणों को कोट करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जिन्ना पाकिस्तान को एक सेकुलर देश बनाना चाहते थे। इस बात को सही साबित करने के लिए उनके 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के संविधान सभा में दिए गए भाषण पर इतना जोर दिया गया है कि लोग उसका संदर्भ भी भूल जाते हैं। ये स्पीच इतनी अहम है कि इस पर एक पूरा चैप्टर दिया गया है। इसे पढ़कर जिन्ना की इस स्पीच को लेकर सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इश्तियाक अहमद इस भाषण को जिन्ना के चरित्र की जटिलता के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैसे जिन्ना के उस पक्ष के रूप में देखते हैं जो उनके पहले के उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष विश्वासों को दर्शाता है, लेकिन साथ ही वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह भाषण
जिन्ना की पूरी राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। किताब में वे इस भाषण को उस व्यापक संदर्भ में रखते हैं जिसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग को संगठित किया और धार्मिक आधार पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। लेखक का तर्क ये है कि भाषण जिन्ना के लिए एक तरह से अपनी प्रारंभिक विचारधारा की ओर वापसी थी, लेकिन ये उनकी पहले की रणनीति के परिणामों को पूरी तरह से उलट नहीं सकता था। इश्तियाक अहमद इस भाषण को जिन्ना के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण लेकिन देर से आए बदलाव के रूप में देखते हैं। वे इस बात की आलोचना करते हैं कि जिन्ना ने इस दृष्टिकोण को पहले स्पष्ट रूप से क्यों नहीं अपनाया, खासकर तब जब उनकी दो राष्ट्र सिद्धांत की वकालत ने धार्मिक तनाव को बढ़ाने में योगदान दिया। साथ ही वे इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या जिन्ना के पास इस दृष्टि को लागू करने के लिए पर्याप्त समय या राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, खासकर उनकी खराब सेहत और विभाजन की अराजकता को देखते हुए। इश्तियाक अहमद ये भी कहते हैं कि जिन्ना ने इससे मिलता जुलता कोई और भाषण नहीं दिया, बल्कि दूसरी ओर असंख्य अवसरों पर उन्होंने कुरान, पैगंबर मोहम्मद और शरीयत का आह्वान किया। कुछ भाषणों में पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने कई मौकों पर इस बारे में बात की कि गैर मुसलमानों के साथ इस्लाम द्वारा निर्धारित सहिष्णुता के ऊंचे मानकों के अनुसार व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1947 के अंक में मुस्लिम लीग के मुखपत्र डॉन ने अपने मुख्य हेडलाइन पर लिखा, कायदे आजम अल्पसंख्यकों को इस्लामी सहिष्णुता और सम्मान का आश्वासन देते हैं। इस भाषण को लेकर एक बेहद अहम दलील अहमद ये देते हैं कि जिन्ना को ये डर था कहीं भारत के लाखों मुसलमान पाकिस्तान ना आ जाएं। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान बनने से पहले ही ढह जाता। ये भाषण निश्चित रूप से सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने पर ध्यान दे। जिन्ना सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं को ये यकीन नहीं दिला रहे थे कि वे पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, बल्कि वे संदेश दे रहे थे कि भारतीय मुसलमानों को भारत में ही रहना चाहिए। बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि मैंने फिलहाल कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी जिसमें तथ्यों पर इतना ज्यादा जोर दिया हो और जो लगभग एक शख्सियत को समझने के लिए हर संभव पक्ष को कवर करती हो। इस किताब की तथ्यात्मकता इसे एक मुश्किल किताब बनाती है। भारतीय पाठकों के लिए किताब जिन्ना को एक खलनायक के रूप में देखने की रूढ़िगत धारणा को चुनौती देती है और उन्हें परिस्थितियों के संदर्भ में समझने का अवसर देती है। पाकिस्तानी पाठकों के लिए जिन्ना की मिथकीय छवि को मानवीय बनाती है, जिससे उनकी कमियों और सीमाओं को समझने में मदद मिलती है। वैश्विक पाठकों के लिए किताब उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान के आधार पर राष्ट्र निर्माण की जटिलताओं को समझने के लिए एक केस स्टडी के रूप में भी काम करती है। ये वाकई में कहूँ तो ये किताब विभाजन, जिन्ना, भारत पाकिस्तान और सांप्रदायिकता के अध्ययन में एक मील का पत्थर है। अगर आपको भी विभाजन से जुड़े इतिहास और तथ्यों को जानने में दिलचस्पी है तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी अनुवाद की बात करूं तो उस लिहाज से कुछ और बेहतर अनुवाद हो सकता था, ऐसा मुझे लगा। हिंदी में ऐसे मुश्किल विषय पर लिखी किताबों के अनुवाद का स्वागत तो होना ही चाहिए। मेरे जैसे हिंदी पाठकों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो द रिव्यू हिंदी विद बीके से यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।